हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर है ना हम यूनिट 2 देखने वाले हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का, जिसका यूनिट का नाम है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग एंड क्रेडिट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर है ना बेसिकली दिस यूनिट डील विद इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट, लोन, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रू रिटायरमेंट प्लानिंग। इस यूनिट के अंदर है ना मैं बेसिकली इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट के बारे में देखना, लोन्स वगैरह के बारे में हमारे को सीखना है। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है असेसमेंट्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट असेसमेंट का मतलब हो जाता है वह प्रक्रिया जिसको यूज़ करते हैं, यूज्ड बाय लैंडर्स, लैंडर के द्वारा यूज़ किया जाता है टू इवेल्युएट द बोरोअर एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू रिपे द लोन। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप चेक करते हैं, फिर जो लैंडर्स होते हैं वो चेक करते हैं टू इवेल्युएट अ बोरोवर एबिलिटी, जो उधार ले रहा है ना उसकी एबिलिटी चेक की जाती है और वो कितना विलिंगनेस है पे करने के लिए लोन, ये देखने के लिए होता है। तो इसके अंदर आ जाते हैं द 5 C's ऑफ क्रेडिट। 5 C's होते हैं क्रेडिट के, 5 C's आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है कैरेक्टर, बोरोवर क्रेडिट हिस्ट्री, जो मतलब उधार लेना है उसकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है और रीपेमेंट बिहेवियर कैसा रहा, मतलब पुराना सिविल स्कोर जैसा आप आज के समय में देखते हैं ना, कुछ उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, मेजर थ्रू क्रेडिट स्कोर एंड पास्ट डिफॉल्ट, इसका मेजरमेंट है ना पुराना क्रेडिट स्कोर के माध्यम से और पास्ट डिफॉल्ट के माध्यम से किया जाता है। सेकेंड आ जाती है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब हो जाएगा एबिलिटी टू रिपे बेस्ड ऑन इनकम एंड स्टेबिलिटी। इसके अंदर आप चेक करते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है, बोरोवर है, वो एबल है पे करने के लिए, उसकी जो इनकम और जो स्टेबिलिटी है उसके अनुसार वो पूरा पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। इवेल्युएटेड यूजिंग डेप्थ टू इनकम रेशियो, इसके अंदर डेप्थ टू इनकम, डेप्थ और इनकम का रेशियो निकाला जाता है। पहला आपने पढ़ा कैरेक्टर, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा आता है कैपिटल, बोरोवर का खुद का कैपिटल कितना, उसकी खुद की नेटवर्क कितनी, कितना सेविंग है, इसीलिए आपके बैंक का 6 महीने का ट्रांजेक्शन देखा जाता है जब भी आप कभी क्रेडिट वगैरह लेते हैं। तो कोलेटरल, एसिड प्लग्ड एट सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, अगर सिक्योरिटी वाला लोन हो रहा है तो उसके सामने में कोई ना कोई एसेट रखी जाती है, उसको कोलेटरल बोला जाता है। फिर फिफ्थ आ जाता है कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट क्या और पर्पस ऑफ लोन, लोन किस लिए लेना, ये चीज़ें देखी जाती है। ये हो जाते हैं आपके 5 C's। उसका जाता है कंज्यूमर फाइनेंस एंड हाउसिंग फाइनेंस। फाइनेंस भी है ना लगभग 2 प्रकार का है, एक कंज्यूमर फाइनेंस होता है, दूसरा हाउसिंग फाइनेंस। तो कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर आ जाता है लोन्स टेकन फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ऐसे लोन जो अपनी खुद के यूज़ के लिए लिया गया, पर्सनल कंजम्पशन प्रोसेस के लिए लिया गया हो। एग्जांपल के लिए पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ये सारे पर्सनली लिए जाते हैं, इसलिए इसको कंज्यूमर फाइनेंस के अंदर रखा जाता है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये ज़्यादातर अनसेक्योर्ड होता है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है और छोटे पीरियड के लिए होता है, 1 से 5 साल के लिए क्विकली अप्रूवल आ जाता है इनका और हाई रिस्क होता है। ठीक है, लैंडर के ऊपर। हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ये लोन टेकन टू परचेज, कंस्ट्रक्ट और रिनोवेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ये ऐसे लोन होते हैं जिनको लिया जाता है घर खरीदने के लिए, घर का निर्माण करने के लिए या फिर घर को रेनोवेट करने के लिए। इसके फीचर क्या होता है, ये सिक्योर्ड लोन होता है। कैसे सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी एज अ कोलेटरल होता है, प्रॉपर्टी का आप कंस्ट्रक्ट या फिर जो भी कर रहे हैं वो कोलेटरल के लिए रख लिया जाता है। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट कम होता है और ये बेसिकली ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए होता है, क्योंकि घर वगैरह के लोन जो होते हैं ना काफ़ी बड़े अमाउंट के भी होते हैं और फिर इसका रीपेमेंट के लिए भी काफ़ी लंबा टाइम मिलता है, लॉन्ग टेन्योर होता है 15 से 30 साल का। टैक्स बेनिफिट होते हैं इसके अंदर अंडर सेक्शन 80C और अंडर सेक्शन 24B। इसके अंदर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे होते हैं इसलिए 24B और प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रहा होता है इसलिए 80C के अंदर भी टैक्स बेनिफिट आपके पास रहता है। फिर आ जाता है लोन टू वैल्यू रेशियो। बैंक जनरली फाइनेंस 75 to 90% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, रिमेनिंग अमाउंट इज बोरोवर कंट्रीब्यूशन। जनरली जो बैंक वगैरह होते हैं ना वो पूरी प्रॉपर्टी का वैल्यू फाइनेंस भी नहीं कर देते हैं, लगभग 75% से लेकर के 90% ही करते हैं और जो बच जाता है वो बोरोवर का कंट्रीब्यूशन कहलाता है। फिर आ जाता है आपके पास EMI। तो EMI का मतलब हो जाता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट के बारे में चीज़ें, और एक फिक्स मंथली रिपेमेंट होता है इसके अंदर जिसके अंदर एक प्रिंसिपल का भी एक हिस्सा आ जाता है और आपका इंटरेस्ट भी एक हिस्सा आ जाता है। EMI निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट ब्रैकेट 1 + R, यहाँ पे भी R आपका रेट रहेगा, N आ जाता है नंबर ऑफ ईयर या फिर नंबर ऑफ मंथ और 1 + R N - 1। ठीक है, N की बात करें तो लोन टेन्योर इन मंथ लिखा गया है, तो आपको मंथ का ही लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, लाइक कुछ होते हैं जो ईयरली बेसिस होते हैं उसमें ईयरली हिसाब से भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, लेकिन नॉर्मली EMI जो बनती है ना तो मंथली बेस होता है, इसलिए यहाँ पे एन जो है मंथ लिया गया है। ये आपको दे रखा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले बेस्ड एक आधा क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहेंगे। क्लियर है जी। आगे आ जाता है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ EMI। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ता है EMI पे, तो अमोर्टाइजेशन इफेक्ट। इनिशियल EMI कंसिस्ट मोस्टली ऑफ
इंटरेस्ट, इन स्टार्टिंग के जो EMI होते हैं उसके अंदर मोस्टली इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल रीपेमेंट इंक्रीज ग्रेजुअली ओवर टाइम, प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़ता रहता है समय समय के साथ में। और इम्पैक्ट क्या होता है टेन्योर का, ज़्यादा टेन्योर अगर आप लेते हैं तो लोअर EMI बट मच हाइयर टोटल इंटरेस्ट। ज़्यादा अगर आप लॉन्गर टेन्योर ले रहे हैं तो EMI तो आपकी कम हो जाएगी लेकिन इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप छोटे पीरियड के लेते हैं, शॉर्टर टेन्योर कर लेते हैं तो EMI थोड़ी ज़्यादा रहती है लेकिन इंटरेस्ट आपका बचता है। उदाहरण के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, 20,000 रुपये का मैंने EMI कराया। अब फॉर एग्जांपल मैंने 10 महीने की EMI करी तो बेसिकली 2,000 रुपये वैल्यू बनता है। EMI जो भी लगेगा 20,000 रुपये का लगभग 300-400 रुपये EMI पड़ेगा। तो 300-400 के हिसाब से आपका 10 महीने का इंटरेस्ट है तो लगभग 3,000 रुपये महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी 20,000 के फ़ोन को मान लो 2 साल के लिए फाइनेंस करा दिया तो 2 साल में बढ़ेगा, फिर EMI का वैल्यू भी 2 साल के लिए बढ़ जाएगा, जिससे कि लॉन्गर पीरियड में EMI कम हो जाती है लेकिन इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वहीं शॉर्टर पीरियड में EMI बढ़ी रहती है, इंटरेस्ट आपका बच जाता है। फिर आता है क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट। क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर आपको पढ़ना है। जनरली क्रेडिट कार्ड जो होते हैं ना आपको छोटे इंटरेस्ट फ्री पीरियड देते हैं, लाइक 45 से 50 दिन आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। तो आप खर्च कीजिए, 45 दिन में पैसा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेंजरस होता है अगर इसका मिसयूज़ किया जाए, जैसे कि बिलिंग साइकिल पीरियड बिटवीन 2 स्टेटमेंट डेट, परचेज मेड अर्ली इन द साइकिल, इन्जॉय लॉन्गर क्रेडिट पीरियड। परचेज कर लेते हैं फिर लॉन्गर क्रेडिट पीरियड ले लेते हैं। मिनिमम अमाउंट ड्यू ट्रैप, मिनिमम अमाउंट ड्यू का भी एक ट्रैप होता है। इसके अंदर आपको दिखाया जाता है लेट फी से पहले आप 5% भी दे सकते हैं और बाकी परसेंट पे बाकी जो अमाउंट बच जाता है उस पर 30 से 40% का इंटरेस्ट लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड का आपने मान लो 25,000 का क्रेडिट कार्ड है, आपने है ना 5,000 रुपये खर्च कर रखे हैं तो आपको मिनिमम ड्यू आएगा मान लो फॉर एग्जांपल है ना, पता कितना आएगा, 200 से 400 रुपये। अब हम लोग क्या करते हैं 200-400 रुपये भर दिए कि मिनिमम ड्यू तो फुलफिल है, क्या ही दिक्कत है। लेकिन उसके बाद में जो इंटरेस्ट लगेगा वो 30 से 40% का लगता है। हर बैंक टू बैंक वरी हो सकता है और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म डेब्ट पर आप डेब्ट में फंसते चले जाते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, ऑलवेज पे टोटल ड्यू अमाउंट, हमेशा टोटल अमाउंट पे करिए। कीप यूटिलाइजेशन बिलो 30%, क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप कर रहे हैं 30% से कम ही खर्च कीजिए और कैश विड्रॉल जितना कम हो सके उतना कम कीजिए क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि उसके ऊपर है ना इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है, चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। फिर आता है आपके पास रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है, अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स एंड अबव। एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो 60 साल के सीनियर सिटीजन या फिर उससे अबव वालों के लिए होता है। इसके अंदर वर्किंग सीनियर सिटीजन मॉर्गेज ओन्ड हाउस, इसके अंदर सीनियर सिटीजन के हाउस आ जाते हैं, बैंक पेज, पीरियडिक इनकम, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। रीपेमेंट, नो रीपेमेंट ड्यूरिंग बोरोवर लाइफ टाइम, इसके अंदर कोई रीपेमेंट नहीं होती बोरोवर के लाइफ टाइम में। लोन रिकवर आफ्टर डेथ, इसके अंदर पता क्या होता है, लाइक है ना ये जो होता है ना रिवर्स मॉर्गेज, इसके अंदर मान लो कि मेरी उम्र हो चुकी है 60 साल की, ठीक है, मैंने लोन ले लिया 50 लाख का फॉर एग्जाम्पल, मेरी संपत्ति थी उतनी की, मैंने लोन ले लिया। अब इसमें मुझे पैसा नहीं देना, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है ना वो सारा का सारा बैंक बेच देगी और बैंक ले लेगी और बैंक अपना उससे अपना रिकवर करती रहेगी, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है इसके अंदर से। पर्पस क्या होता है, प्रोवाइड इनकम टू सीनियर हु आर एसेट रिच बट कैश पुअर, ये इनकम प्रोवाइड कर देता उन सीनियर को जिनके पास एसेट तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे लेकिन कैश की मात्रा में वो थोड़े पुअर थे। क्रेडिट हिस्ट्री या फिर क्रेडिट स्कोर क्या होता है, तो CIC का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। अब क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी हमारे पास जनरली सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, CRIF, हाईमार्क ये सारे होते हैं। क्रेडिट स्कोर 3 अंकों का स्कोर होता है, 300 से लेकर के 900 के बीच में होता है। 750 से ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है ना तो आप उसको बढ़िया क्रेडिट स्कोर मानते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं क्रेडिट स्कोर को, तो पेमेंट हिस्ट्री, टाइमली पेमेंट इज़ क्रिटिकल, टाइमली पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन, कितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट मिक्स, बैलेंस, सिक्योर एंड अनसिक्योर्ड लोन। लोन 2 प्रकार के होते हैं, आपने ऊपर पढ़ लिया। सिक्योर्ड मतलब जिसके अंदर आपका कोई चीज़ गिरवी रखी रहती है तो वो सिक्योर्ड लोन में होता है। सिक्योर्ड लोन चल रहे हैं आपके, अनसिक्योर्ड लोन कर चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्रेडिट इंक्वायरीज कितनी करें, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि आप लगातार हर बैंक में इंक्वायरी कर रहे हैं लोन के लिए। अगर आप लगातार इंक्वायरी करें तो इससे एक ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी गिर सकता है। फिर आता है आपके पास रिटायरमेंट सोल्यूशन। इंपॉर्टेंस ऑफ रिटायरमेंट सोल्यूशन, रिटायरमेंट प्लानिंग जो होती है ना वो इंश्योर कर देती है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट इनकम सिक्योरिटी, मतलब कि रोजगार खत्म होने के बाद भी आपको एक सिक्योरिटी मिलती रहती है। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्गिविटी लिव आउट लिविंग सेविंग, जीवन भर आप सेव करते हैं उसके बाद आपको पैसा मिलता है। राइजिंग मेडिकल इन्फ्लेशन, न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर, लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम चिल्ड्रन, लाइक छोटा परिवार है जिनमें से सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स पे तो अक्सर इन चीज़ों पे वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, लाइबल हो जाते हैं या फिर रिटायरमेंट सोल्यूशन को अपनाते हैं। बी होता है आपका पेंशन प्लान। हमारे इंडिया में कई सारे पेंशन प्लान चल रहे होते हैं, लाइक DB प्लान, डेफिनेट बेनिफिट। इसके अंदर फिक्स होता है, फिक्स्ड पेंशन गारंटेड बाय एम्प्लॉयर,
जैसे कि हमारा पहले गवर्नमेंट पेंशन सिस्टम में चलता था, आज के समय में कम हो चुका है, ठीक है। सेकंड होता है डीसी, डायरेक्ट डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है और रिटर्न फिक्स होता है, जैसे कि ईपीएफ, एनपीएफ, पीएफ, ऐसा ही आपने नाम अक्सर सुना होगा। ईपीएफ वही होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको। इसके अंदर मतलब सैलरी में से फिक्स होता है इतना पैसा आपका पीएफ में जमा होता रहेगा और वो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता रहेगा। एनपीएस की बात करें तो ये नेशनल पेंशन सिस्टम होता है, सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर भी यही होता है, आप एक एज फिक्स होता है 60 साल तक, तब तक आप पैसे डालते रहते हो और उसके बाद आपको रेगुलरली बेनिफिट उसका आता रहेगा। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इन्फ्लेशन के और टैक्सेस के। तो इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है रिड्यूस परचेजिंग पावर, और 6% इन्फ्लेशन 1 करोड़ टुडे 55 लाख इन 10 साल। अगर 6% का इन्फ्लेशन चलता रहा, आज का 1 करोड़ 55 लाख हो जाएगा 10 साल के अंदर। और रियल रेट रिटर्न निकालने का फॉर्मूला होता है नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन। नॉमिनल रेट में से आप इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो आपको रियल रेट मिल जाता है। टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटेम्प्ट ऑफ ओल्ड स्टेजेज, लाइक पीपीएफ, ईपीएफ में आपको पूरा एक्सटेम्प्ट होता है, और टैक्स एट विड्रॉल, लाइक जो पेंशन वाली स्कीम थी ना सरकार वाली, उसमें टैक्स वगैरह भी लगता था, ठीक है। फिर आता है आपके पास कंपाउंडिंग एंड इंडेक्सिंग। कंपाउंडिंग अगर आप बात करें तो इंटरेस्ट अर्न होता है इसके अंदर इंटरेस्ट के ऊपर। रूल ऑफ 72, ईयर ऑफ डबल इन्वेस्टमेंट 72 प्लस रेट ऑफ रिटर्न, 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। ये ईयर के हिसाब से होता है, रूल ऑफ 72 होता है ये। की इनसाइड की बात करें तो स्टार्टिंग अर्ली इज़ पावरफुल देन इन्वेस्टिंग मोर लेटर। जल्दी स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है लेट स्टार्ट करने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आ जाता है इंडेक्सिंग इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। तो इसके अंदर एडजस्ट करते हैं फ्यूचर गोल को इन्फ्लेशन के लिए। इफ़ मंथली एक्सपेंस टुडे 5000, इन्फ्लेशन 6000 का है, तो आप फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आ जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग यूजिंग स्प्रेडशीट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर आपको ये याद रखने हैं, पीएमटी का मतलब हो जाता है ईएमआई कैलकुलेशन, पीवी का मतलब हो जाता है फ्यूचर वैल्यू, पीवी का मतलब हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये कुछ एक्सेल के फंक्शन है जो कि आपको दिखा रखे हैं, एक्सेल के अंदर यूज़ होते हैं ये सब, मतलब प्रैक्टिकली होने वाली चीज़ें, स्प्रेडशीट पर काम होता है तब देखा जाता है सब। स्टेप टू बिल्ड अ फाइनेंशियल प्लान, क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन की जाती है, इनकम और एक्सपेंस देखा जाता है। सेकंड नेटवर्क एस्टिमेशन, एसेट माइनस लायबिलिटी होती है, और गोल प्रोजेक्शन देखा जाता है, इन्फ्लेशन, एडजस्टेड फ्यूचर कॉस्ट, एंड एट लास्ट हमारे पास होता है एसआईपी प्लानिंग, मंथली सेविंग रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी यूनिट नंबर 2। दोनों यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से कर लिया होगी तो आज रात में या फिर कल सुबह में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो मिल जाएगी, आप उससे क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सेमेस्टर आपका खत्म होने वाला, आप अगले सेमेस्टर की ओर बढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले सेमेस्टर में भी आपके साथ हम इसी तरीके से तैयारी करते रहें। धन्यवाद।